एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार। कलम के जादूगर के साप्ताहिक कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में आपका स्वागत करती हूँ। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के जाने माने प्रतिष्ठित कलमकार से मिलवाते हैं और रूबरू होते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के कुछ अनछुए पहलुओं से। इसी श्रृंखला में जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको मिलवाएंगे कलम के जादूगर द्वारा आयोजित प्रतियोगिता पोएट ऑफ द मंथ के विजेता से, तो इस बार हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे अगस्त माह के पोएट ऑफ द मंथ कवि विवेक अग्रवाल जी से। विवेक जी को मंच पर आमंत्रित करने से पहले आपको मैं उनका थोड़ा सा परिचय देती हूँ। श्री विवेक अग्रवाल जी इंजीनियरिंग व एमबीए की डिग्री प्राप्त करके एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में वर्तमान में सीईओ के पद पर कार्य कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जिसका स्वभाव जैसा होता है वैसी चीजें उसको आकर्षित करती हैं। शायद इसीलिए विवेक जी और कविता के बीच दिल का एक गहरा रिश्ता है। स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही कविता लेखन उनका मनपसंद काम रहा है। यही वह समय था जब उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। अपनी कविताओं, नाटकों, कहानियों व निबंधों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त किए। एक अंतराल तक अपनी लेखनी को विराम देने के बाद उन्होंने फिर से कुछ समय पूर्व ही दोबारा अपने विचारों, भावों व अनुभवों को साझा करने के लिए लेखन को पुनः आरंभ किया। विवेक जी मुख्यतः श्रृंगार वियोग और सामाजिक विषयों पर लिखते हैं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं विवेक जी के पास और जानते हैं उनके साहित्यिक प्रेम के बारे में। नमस्कार ऋचा जी। नमस्कार विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक शाम कलमकारों के नाम मंच पर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको अगस्त माह का पोएट ऑफ द मंथ का जो खिताब है उससे नवाजा गया है। मैं प्रश्न यहीं से शुरू करूंगी कि आपको कैसा लग रहा है ये खिताब प्राप्त करके। जी, सबसे पहले तो कलम के जादूगर के मंच के सभी सदस्यों और हमारे सारे श्रोताओं को भी मेरा स्नेहपूर्ण अभिवादन। और जैसा कि आपने पूछा कि कलम के जादूगर मंच के द्वारा जो पोइट ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है उसका क्या फील जी। कर रहे हैं, तो मेरे हाँ लिए तो जी। देखिए बहुत हर्ष का विषय है। अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे स्टोरी मिरर जो इंडिया की नंबर 1 लिटरेचर वेबसाइट है, उन्होंने भी ऑथर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया था। पर इस बार की जी। जो खुशी है ये कहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मुझे अपने साथी कवि और कवियत्रियों के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो ये इसको उतना ही ज्यादा विशेष बना देती है। और जी, जहां तक प्रतियोगिताओं का विषय है, मेरा तो ये मानना है कि देखिए, ये तो प्रतियोगिताएं होती रहेंगी, आज कोई जीतेगा, कल कोई जीतेगा। हो सकता हाँ है आज जी, वो तो वाहवाही है। मिले और कल कोई सुने भी नहीं, पढ़े भी नहीं। पर जो लिखने का जो मुख्य विषय है ना, वो हमें पता होना चाहिए और उसी लिए हम जी। लिखते हैं। पुरस्कार वगैरह तो जी। रास्ते में आते रहते हैं। नहीं, वो भी मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। मतलब बहुत खूबसूरत लाइन थी कि तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, इसको लेकर कविता लिखनी थी। तो हमारे दर्शक हैं वो सुनना चाहेंगे आपकी कुछ पंक्तियां इस रचना की। जी जरूर, जी अगर आप जरूर। सुनाए एक्चुअली तो। जी। जी, अवश्य अवश्य। एक्चुअली ये पॉइंट ऑफ द जी। मंथ के आखिरी चरण की प्रतियोगिता थी, जिसमें एक गजल लिखनी थी फिराक गोरखपुरी साहब की स्मृति में और सम्मान में। जी हाँ। तो जी। उसमें जो गजल थी, उसमें पहली पंक्ति उन्हीं की एक गजल की दूसरी पंक्ति से ली गई थी, और फिर उसका जी। जो काफिया और रदीफ था वो हमें सेम रखना था पूरी गजल में। हाँ तो ये जी। गजल मेरे पास है। मैं इसको आपके साथ और बाकी श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूंगा। इसमें जो बिल्कुल प्रथम पंक्ति बिल्कुल। थी वो उनकी गजल की दूसरी पंक्ति थी, पर मैंने बाद में उसको परिवर्तन कर दिया, जिससे कि पहली पंक्ति भी ओरिजिनल हो जाए, बाकी सारी गजल जी। बिल्कुल सेम है। तो गजल है: जिंदगी की रेत से खुशी के कंकड़ छान लेते हैं, जिंदगी की वाह। रेत से खुशी के कंकड़ छान लेते हैं, ये जीना जीना तो नहीं, पर चलो मान लेते हैं। ये जीना बहुत जीना तो खूब, नहीं, बहुत खूब। पर चलो मान लेते हैं। तू गई जब तो सोचा था अब मिलेगा सुकून, तू गई जब तो सोचा था अब मिलेगा सुकून, तू नहीं तो तेरी यादों के खंजर जान लेते हैं, तू नहीं तो तेरी यादों बहुत के खूब। खंजर जान लेते हैं। नहीं चाहिए अब हमें तेरी नजरे इनायत, नहीं चाहिए अब हमें तेरी नजरे इनायत, गुरूर आज भी है, हम नहीं एहसान लेते हैं, गुरूर आज भी बहुत है, खूब, बहुत खूब। हम नहीं इंसान लेते हैं। जी शुक्रिया।
मत करना मेरे लौट कर आने का इंतजार, मत करना मेरे लौट कर आने का इंतजार, पलटते नहीं कभी एक बार जो ठान लेते हैं, पलटते नहीं कभी एक बार जो ठान लेते हैं। वाह। नादा है वो जो रखते हैं वफा की कोई उम्मीद, नादा है वो जो रखते हैं वफा की कोई उम्मीद, यहाँ चंद सिक्कों से लोग खरीद ईमान लेते हैं, यहाँ चंद सिक्कों से लोग खरीद ईमान लेते हैं। यदि खुश रहना है ना, ये वाला शेर मेरा फेवरेट शेर है इस गजल के अंदर, इसमें अच्छा थोड़ी बारीकी है। जी। यदि खुश रहना है तो सब्र रखना है बेहद जरूरी, यदि खुश रहना है तो सब्र रखना है बेहद जरूरी, जिंदगी से बड़ी कीमत कमबख्त अरमान लेते हैं, जिंदगी से बड़ी बहुत कीमत सही। कमबख्त अरमान लेते हैं। कि अरमान ना हो क्या तो जी बात। फिर जिंदगी पर कोई प्रेशर ही नहीं है, तो जिंदगी हमारी वो कई तो बार है। इसीलिए मुश्किल हो जाती है। बहुत सही बात आपने कही है। बिल्कुल जी। तो जी इसी शेर में एक और शेर है, ए दुनिया वालों जी। तुमसे मुझे कोई शिकवा नहीं, ए दुनिया वालों तुमसे मुझे कोई शिकवा नहीं, गिला अपनों से है जान कहां अनजान लेते हैं, गिला अपनों से है जान कहां अनजान लेते हैं। चैन से सोने दो जागते हुए थक गया हूं मैं, चैन से सोने दो जागते हुए थक गया हूं मैं, क्यों ये फरिश्ते भी रोज नए इम्तिहान लेते हैं, क्यों ये फरिश्ते भी रोज नए इम्तिहान लेते हैं। और ये आखिरी शेर है इस गजल का, मत सिखाओ हमें इस जहान के रिवाजो रस्म, मत सिखाओ हमें इस जहान के रिवाजो रस्म, अपने खुद के विवेक से अब हम संज्ञान लेते हैं, अपने खुद के विवेक से अब हम संज्ञान लेते हैं। तो ये थी वो बहुत गजल मतलब जिसके लिए। जी, आपने जिंदगी का सच कुछ पंक्तियों में बहुत अच्छी तरह से मतलब अपने भाव को प्रकट किया है। बहुत खूबसूरत गजल है विवेक जी। तो मेरा अगला जो प्रश्न है इसी बात से है कि इस खिताब तक मतलब शुरुआत जहां से हुई थी वो कौन सी ऐसी बात थी कि जिसने आपको प्रेरित किया लेखन की ओर, आपका रुझान बढ़ा? कुछ हम वो जानना चाहेंगे कि जो आपने पहली रचना लिखी उसके बारे में। जी बहुत शुक्रिया जी। पहली रचना मैंने लिखी जब मैं करीब 11 वर्ष का था। उस समय मैं अपने जी दादी दादाजी के साथ हापुड़ में रहता था। हमारे पिताजी एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे, इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी में, तो अक्सर उनका जी स्थानांतरण छोटी छोटी जगहों हो जाता था। अब जी मुझे वो कविता पूरी तो याद नहीं है, वो कुछ किसी नारी उत्पीड़न और दहेज के ऊपर लिखी थी। उसके बाद एक कविता जिसने बहुत छाप छोड़ी मेरे मन पर और जो मुझे आज तक याद रही, अब तो मैं काफी बड़ा हो गया हूं तब से, वो मैंने 15 साल की उम्र में लिखी थी। उस कविता का नाम है आवाहन। उस समय क्या हुआ जी था जी, ये बात है रफली 87-88 की। तो उन दिनों देश में एक बड़ा निराशा का माहौल चल रहा था। भारत में इकोनॉमिक जी लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था, तो गरीबी बहुत व्यापक थी। अपराध, उत्तर जी। प्रदेश जहां मैं रहता था वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो उन सब से वो जो उम्र होती है टीनेजर की, उसमें आपके अंदर एक आक्रोश, एक क्रोध, एक हताशा, ये सब एक बहुत ही स्वाभाविक भावनाएं होती हैं जो आपके अंदर आ जाती हैं। तो ये कविता जी उन्हीं की अभिव्यक्ति थी और ये मैंने रामपुर में लिखी थी। वहां काफी मुशायरों और कवि सम्मेलन का माहौल भी था। तो मुझे हाँ मौका जी भी मिला 2 कवि सम्मेलनों से 15 वर्ष की अल्पायु में इसको बोलने का। और एक बार एक मुझे रेडियो शो में भी बुलाया वाह। था कि ये कविता लोगों को इतनी पसंद आई थी। तो ये कविता मुझे थोड़ी याद रह गई, थोड़ी लाइनें मैं भूल गया था, तो उनको मुझे दोबारा लिख लिया। पर कविता का जो आत्मा है वो वही है, शब्द थोड़े बदल गए हैं क्योंकि ये 30 साल बाद मैंने फिर दोबारा लिखी है। तो वो नहीं, कविता बिल्कुल मैं हम आपके सुनना साथ। चाहेंगे। जी हाँ जी। जी। तो इस कविता की शुरुआत होती है, जब मैं भगवान के पास जाऊंगा तो क्या बोलूंगा। पंच तत्व काया सागर की सजल नेत्रों की सीपी में, विकल वेदना के अश्रु ये मृत्यु तक सहेज रख लो। यही लोक से प्रस्थान कर जब जाऊंगा मिलने उस प्रभु से, देकर भेंट अश्रु के मोती पूछूंगा एक प्रश्न अवश्य मैं। घना अंधेरा बहुत छाया जग में, क्यों तजकर इसको सोया है। अधर्म अन्याय की पीड़ा से जब जन जन नित नित रोया है। कोटि कंसों के कृत्यों को क्या मूक समर्थन तेरा है। अपराधियों के मस्तक पर क्या वरद हस्त भी फेरा है। इस कविता का ये जो लाइन थी, पहली लाइन, कोटि कंसों के कृत्यों को, इसमें अनुप्रास आएगा। और आप ये देखेंगे जी। कि मेरी कविताओं में अनुप्रास अलंकार की काफी प्राथमिकता होती है। मुझे बहुत प्रिय है अनुप्रास अलंकार, तो वो काफी नेचुरल ही आ जाता है कई बार। दूषित हो गई धरती तेरी, गंगा भी अब मैली है। प्रेम का तो नाश हो गया, घृणा हर तरफ फैली है। अन्नपूर्णा की अवनी पर क्यों बच्चे भूखे सोते हैं। दरिद्रता के दंश से घायल लाखों बचपन रोते हैं। बहुत खूबसूरत,
बहुत खूबसूरत। धन्यवाद जी। मतलब क्या आप द्रवित हृदय। शब्दों का, जी जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, शब्दों का चयन बहुत ही सुंदर है विवेक जी। तब भी जो आपकी पहली या दूसरी जो भी रचना रही, बहुत सुंदर शब्दों का चयन जी धन्यवाद। इसे मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। है। क्या हाँ जी। द्रवित हृदय नहीं कहता तेरा, ले लूं विश्व निज आलिंगन में, सांत्वना का सौम्य स्पर्श ते, भर दूं खुशियां हर आंगन में। प्रहलाद की एक पुकार पर वैकुंठ प्रभु तुम छोड़े थे, गजराज के क्रंदन को सुनकर नग्न पांव ही दौड़े थे। सिया हरण कर एक दशानन युगों युगों से जलता है, पर पापी उससे भी बड़ा गली गली में पलता है। दुशासनों के दुष्कर्मों ने जब द्रौपदियों को रुला दिया, विनाशाय जय दुष्कृताम का वचन क्यों तूने भुला दिया। आस्था भी तो लुप्त हो रही, विश्वास कहां फिर टिकता है, धर्म कैसे फिर शेष रहे जब न्याय नित्य यहां बिकता है। अब यदि कहते हो इठलाकर, मांग ले जो मांगता है, अरे क्यों मांगू मैं कुछ तुझसे जब मेरा मन जानता है। तब न दिया तुमने कुछ मुझको, अब कैसे तुम दे पाओगे, संकीर्ण हृदय की परिधियों से बाहर कैसे आ पाओगे। पर उचित नहीं आरोप ये मेरा कि दया नहीं हृदय में तेरे, तू तो हरदम साथ था मेरे, मैं ही तुझको देख न पाया, तू तो हरदम साथ था मेरे। तूने ही तो दिया है हमको लोकतंत्र का ये उपहार, समय आ गया उठ खड़े हो, करे मतों का प्रचंड प्रहार। यथा राजा तथा प्रजा का युग दशकों पहले बीत गया, जैसी जनता वैसा शासन, प्रजातंत्र का गीत नया। कल का क्लेश करुण क्रंदन, आज आक्रोश का आह्वान हो, उठो चलो एक सुर में बोले, प्रखर प्रचंड प्रतिपादन हो। नाद नया नभ में गूंजे यू, सिंहासन भी डोल पड़े, जोश ध्वनि में भर लो इतना, मुंह बधिर भी बोल उठे। बहुत हो गया विलाप प्रलाप, अब हम ना तुझे पुकारेंगे, अपनी नियति अपने हाथों से अब हम स्वयं संवारेंगे। अपनी नियति अपने हाथों से अब हम स्वयं संवारेंगे। बहुत आपने सुंदर रचना लिखी है, और तब की जो स्थिति थी उसको हम समझ पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं आपके भाव से। बहुत सुंदर विवेक जी। तो मैं धन्यवाद। अगले प्रश्न की ओर चलती हूँ। आप इंजीनियर हैं, आपने एमबीए किया है, और आपकी जो दिनचर्या है बहुत ही व्यस्त है। ऐसे में लेखन के लिए आप समय कैसे निकाल पाते हैं, कैसे सामंजस्य कर पाते हैं अपने जो व्यस्ततम दिनचर्या है उसमें और अपने साहित्यिक प्रेम के बीच? तो हम जानना चाहेंगे इसके बारे में आपसे। जी, ये काफी आपका अनुचित प्रश्न, काफी उचित प्रश्न है। देखिए, मेरा मानना ये है कि जिस चीज से आपको प्रेम हो उसके लिए समय तो निकाल ही लिया जाता है। सभी के पास जी जी 24 घंटे होते हैं, ना कम ना ज्यादा। बस अपनी जी। प्रायोरिटीज को थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत होती है। दूसरा, जहां तक मेरे कार्य का प्रश्न है, मेरा इस मामले में बहुत मानना है कि यदि हमारी टीम अच्छी है, हमने अच्छे लोगों को अपनी टीम में जोड़ा है और हम उनको एम्पावर जी करके डिसीजन लेने दें, तो उससे हमारा जिंदगी भी जी आसान हो जाती है और उनका प्रोफेशनल करियर भी आगे बढ़ता है। फिर तीसरा क्या हुआ, जी एक्चुअली ऐसी दो चीजें थी जो मैं जिंदगी में करना चाहता था। एक तो मैं फिर से कविताएं लिखना चाहता था, और एक मैं किताब जी जो गणित के ऊपर, भारतीय गणित के ऊपर भी लिखना चाहता था। पर दिमाग में यह था जी। कि एक दिन करेंगे, बस कर नहीं रहे थे। फिर सडनली ऋचा जी क्या हुआ, एक मेरे सहपाठी हैं मेरे इंजीनियरिंग के, उनकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई दुर्भाग्य से। तो एकदम से जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास हुआ। फिर मैंने सोचा कि ऐसे कितने काम हैं जो मैं सोचता आ रहा हूं कि एक दिन करेंगे, एक दिन करेंगे, वो दिन कब आएगा। तो बस समय निकालना शुरू कर दिया। मैं रात को नॉर्मली 11-12 के बाद बैठ के पहले किताब पढ़ के फिर सोता था। अब वही 1-1.5 घंटा जी मैं लेखन के लिए इस्तेमाल करने लगा हूँ रात को 11-12 के आसपास का। तो उसकी वजह से जी। मैं कविताएं भी लिख पा रहा हूँ, और प्रभु की इच्छा रही तो जल्दी ही अपनी गणित की किताब पर भी काम करूंगा। नहीं, बहुत सुंदर। मतलब जो हमारे रचनाकार हैं वो समय की वजह से सोचते हैं हम नहीं कुछ अपना शौक या जो भी लेखन कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आपकी बात सुनकर जरूर अब इस बारे में विचार करेंगे और लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं विवेक जी। विवेक जी, मैंने कहीं पर पढ़ा था, आपने लिखा है कि कविता मेरा शौक नहीं विवशता है। मतलब बहुत मुझे ये गहरी बात लगी, और मैंने बार-बार इस जो ये पंक्तियाँ थी मैंने पढ़ी। तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि इन पंक्तियों के पीछे आपके क्या भाव थे? जी, ये भी आपने बिल्कुल एक सही सवाल पूछा है। देखिए, 28 साल तक मैंने नहीं लिखा, और फिर अचानक से लिखा, तो फिर लिखने का फिर प्रवाह चलता चला गया।
तो अब मैंने सोचा एक दिन बैठ के कि ये हॉबी तो नहीं है, ये मेरा शौक नहीं है जी। जिंदगी में जो हमारे इतने अनुभव होते हैं, यदि वो हमारे अंदर ही रह जाएं, तो वो धीरे धीरे जी उनकी कसक जो होती है वो आपको अंदर से गला सकती है। ये एक तेजाब की तरह जी होती है, एक अम्ल की तरह, एक गरल की तरह। यदि हम उसको कुछ जी आकार नहीं देंगे, उसको अभिव्यक्त नहीं करेंगे, तो वो अंदर ही अंदर हमें खा जाएगी, खोखला कर देगी। इनफैक्ट मैंने 2 लाइनें भी जी रिसेंटली लिखी थी कि पहले एक प्रश्न था, क्या कविता करना दे सकता है बन सकता है जीवन का आधार, मन में उपजे गरल को दे शब्दों का आकार। तो अब लगता है ये शब्द काफी सही थे। तो ऐसे बहुत जी सारे अनुभव थे जिन्हें मैंने कभी बोला नहीं, काफी कुछ अनकहा रह गया। तो मैंने सोचा कि यदि उनको कविता का रूप दे दूंगा तो उससे जी मुझे खुद ही अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं मैं दूसरों के लिए लिख रहा हूँ, खुद के लिए लिख रहा हूँ। और जैसे मैंने कई जी बार देखा है, कोई नए रचनाकार आते हैं, ऋचा जी, वो आधे घंटे में कविता लिख देते हैं। हाँ जी और जी, वो आजकल बहुत हो रहा है। हाँ, तो मुझसे पूछा कई बार लोगों ने कि आपको इतना समय क्यों लगता है, कि आप हफ्ते में 1 या 2 ही कविताएं क्यों लिखते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपका जब मन होता है आप तब लिख देते हैं, मेरे से जब लिखे बिना जी मन माने ही नहीं, मैं तब लिखता हूँ। तो हाँ जी, ये फर्क क्योंकि आता है। जी नहीं, विधाओं के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि कविता की जो विधाएं हैं उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है कविता लेखन में, उसके बारे में अगर आप हमारे जी दर्शकों को जरूर कुछ बताएं तो। जी जी। मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन हूँ। जब मैं बचपन में था तो मैं छायावादी कवियों से बहुत प्रभावित हुआ था। तो प्रसाद जी, दिनकर जी, महादेवी जी वर्मा, निराला जी, पंत जी, उनकी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि कविताओं में विधा को यदि हम फॉलो करते हैं तो उससे कविता में एक जी सौंदर्य आ जाता है। वैसे विचारों का सौंदर्य भी एक होता है, पर साथ में यदि हम उसमें विधा, अलंकार लेकर आए तो वो सौंदर्य दुगुना तिगुना चौगुना हो जाता है। पर आजकल मैं ये भी बिल्कुल देख रहा जी। हूँ जी, 28 साल के बाद जब मैं दोबारा नई कविताएं पढ़ रहा हूँ तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो, मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि गद्य है कि पद्य है। तो जी वो तो है। ये थोड़ा कंफ्यूजन जो है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगता है। बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, जैसा सब चाहें सब लिखें। जी पर एज ए पाठक जी और एज ए राइटर दोनों, मुझे अच्छा जो पर्सनली लगता है वो प्रॉपर यदि कोई विधा में लिखे, उसमें शब्दों का अलंकार हो, अर्थों का अलंकार हो, तो जो कविता में सौंदर्य आता है उसकी बात ही कुछ और होती है। जी, वो इंस्टेंट जो होता है वो कुछ समय के बाद फिर लोग इतना पसंद नहीं करते हैं, जबकि अब जो जो हमारे पुराने कवि हैं उनको हम सुनना आज भी पसंद करते हैं, बिल्कुल सही आपने उनकी कहा जी। सौंदर्य प्रसाद और की वजह निराला से। जी की कविताएं हाँ हमें जी आज भी पसंद हैं। और यदि एक बात और यहाँ पे मैंने सोची थी, और ये मैंने बोला था एक और जगह, कि मेरे हिसाब से हर कविता में कहानी होनी चाहिए, और हर कहानी में कविता। कहानी जो और वाला हिस्सा है संदेश। वो, जी, कहानी जो है वो लोगों में उत्सुकता बना के रखती है, और कविता सौंदर्य। और जब दोनों चीजें जी होती हैं तब रचना कालजयी बन जाती है। आप देखिए, रामायण महाभारत वो महाकाव्य हैं, पर हम जी हजारों साल से उनको पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये कालिदास की जो रचनाएं हैं महाकाव्य है, पर हाँ उसके अंदर एक कहानी है। जी तो ये भी जी। बहुत मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो जब मैं कोई कविता भी लिखता हूँ, भले ही उसमें फ्लो हो, पद्य हो, पर उसके सेंटर में एक अंडरलाइंग स्टोरी जरूर होती है। और नयापन आता है जैसे जैसे हम जितनी बार उन रचनाओं को पढ़ते हैं हमें हर बार नई लगती है, और हाँ हर जी, बार एक नया संदेश हमें देती है, तो ये बहुत जरूरी हाँ है जी। कविता लेखन या किसी भी लेखन में। जी। बिल्कुल जी, तो कहानी होगी तो संदेश अपने आप आ जाएगा उसमें, क्योंकि बिगिनिंग हाँ होगी, एक एंड होगा, और एंड में हमेशा संदेश होगा। जी जी। तो अब हम आपसे आपकी जो सबसे ज्यादा मनपसंद रचना है उसको सुनना चाहेंगे, विवेक जी, जी हमारे अवश्य दर्शक भी सुनना चाहेंगे। जी जी। मनपसंद तो देखिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक माँ को अपने सारे बच्चे प्रिय होते हैं, एक कवि को अपनी हाँ कविताएं जी बहुत प्रिय होती हैं। कुछ कविताएं हाँ होती हैं जो जी आपको ज्यादा प्रिय होती हैं क्योंकि उनको लेखन में आपके जो अनुभव गए वो काफी गहरे होते हैं, या जो प्रयास लगा या जो सराहना मिली वो काफी रहते हैं। जी पर आपने जैसे संदेश की बात की, तो उससे मैं एक कविता है जो आपके साथ और आपके श्रोताओं के साथ, सभी कलम के जादूगर मंच के श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूंगा। उस कविता में एक जी संदेश है, जरूर। और वो जी कविता मेरी बाकी कविताओं से हटकर है। मैंने थोड़ा स्वच्छंद शैली में लिखी है जो आजकल लोकप्रिय है, और उसमें अंग्रेजी जी भाषा के ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है जो हमारी बोलचाल का आम हिस्सा बन गए हैं। और उसके अंदर फिर एक जी संदेश भी है जो कॉर्पोरेट लाइफ के भी वैलिड है और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी काफी उपयुक्त है। तो वो कविता जी मैंने अभी लिखी है कुछ दिनों पहले, और वो किसी मंच जी पर मैंने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है। तो पहली बार मैं आपके कलम के जादूगर मंच से ही उसको पढ़ूंगा। कविता का जी, शीर्षक है स्वागत साढ़े है। नौ किलोमीटर जी जी धन्यवाद। जी तो कविता का शीर्षक है 9.5 किलोमीटर, और इसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा। मैं हर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ जी, सुबह 6 साढ़े 6 के आसपास।
और आजकल जी। बहुत लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, और आपने देखा होगा आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, एक स्मार्ट वॉच या फिटबिट कुछ हाथ में पहनते हैं, हाँ जी। उसमें हम टाइम, डिस्टेंस, स्पेस, स्पीड, नंबर ऑफ स्टेप, ये सब हम देखते रहते हैं। और हाँ उसके जी। बाद जब घर आते हैं तो उसको हम देखते हैं कि कितने किलोमीटर हो गए, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, आज सुबह हमने 10 डालते किलोमीटर हैं। की रन करी। तो हाँ। मैं भी इसका अपवाद नहीं हूं। मैं हाफ मैराथन भागा करता था, तो मैं भी जी। कई सालों से करता रहा हूं, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, फिर उसका स्क्रीनशॉट जी। लेके, अरे पिछली बार 75 मिनट में हुआ, इस बार 72 मिनट में हो गया, उससे बड़ी खुशी प्राप्त होती है। हाँ जी। तो मैं भी इसी में लगा हुआ था। पर एक दिन क्या हुआ ऋचा जी, मैं वॉक करके आया जी। तो देखा अपनी वॉच को, तो 9.5 किलोमीटर थे। तो अच्छा। पहली बार ऐसा नहीं हुआ था, बहुत बार हो जाता था। तो उस पर उस दिन एक अलग घटना हुई, तो जो अलग घटना हुई उसके बेस पर मैंने कविता लिखी है, जो मैं आपको सुनाना जी। चाहूंगा। जी जी, तो बिल्कुल शीर्षक है स्वागत है। 9.5 किलोमीटर। 9.5 किलोमीटर कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच ने दिखाया, जैसे ही घर का दौर निकट आया। रोज ही की तरह मॉर्निंग वॉक से वापस आ रहा था, स्वयं से किया नए साल का वादा निभा रहा था, अपनी जानी पहचानी गलियों को मापते हुए, पास वाले गार्डन और बीच फ्रंट की लंबाई नापते हुए। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था चलते हुए, और अपनी प्ले लिस्ट को सुनते हुए। हम में से काफी लोग प्ले लिस्ट भी गाने सुनते हाँ रहते हैं। जी। हाँ जी। ऑफिस के पेंडिंग काम याद आने लगे थे, और सिर्फ घंटा भर पहले सोचे कविता के खूबसूरत आइडियाज दिमाग से जाने लगे थे। मेरे ज्यादातर कविताओं के आइडियाज भी मॉर्निंग वॉक में ही आते हैं, और फिर रात को उनको लिख लेता हूं। 9.5 किलोमीटर, ये बात नहीं थी नई या विशेष। अक्सर घर आ जाता था जब 10 किलोमीटर में होते थे कुछ मीटर शेष। ऐसे में मैं थोड़ा और आगे चला जाता था, और यू टर्न लेकर वापस घर आता था, अपने 10 किलोमीटर पूरा करने का संतोष पाने, और फिर स्क्रीनशॉट को फेसबुक पर डाल सबको बताने। ऐसे विषम अजीब आंकड़े पर भला कौन इतिश्री करेगा, और ना ही कुछ मिनट और चल लेने से कुछ बिगड़ेगा। कई बार तो समय के अभाव में ऐसा भी था किया कि कूल डाउन मोड छोड़कर एक स्प्रिंट मार दिया। कि कई बार होता है कि बच्चों की बस का टाइम हो रहा है, सुबह घर पहुंचना है, हाँ पर जी। 9.5 किलोमीटर रह गए। अच्छा, हम कूल डाउन वॉक करते आ रहे हैं, पर नहीं यार, 10 किलोमीटर पूरे करने हैं, तो फटाफट से 2 मिनट में 500 मीटर तेजी से भाग के कंप्लीट कर लिए। ऐसा भी किया कई बार कंप्लीट। कि कूल डाउन मोड छोड़कर एक स्प्रिंट मार लिया। 9.5 किलोमीटर एक बार फिर स्मार्ट वॉच की रीडिंग को देखा, और एक गहरी सांस ले पार कर ली ग्रह रेखा। समय था, वाह। स्टेमिना भी था, फिर भी आगे ना कदम बढ़ाए, बिना 10 किलोमीटर पूरे किए वापस घर के अंदर आए। सोचा क्या फर्क पड़ता है यदि आधा किलोमीटर कम चला। ये राउंड नंबर की मृतृष्णा एक मोह ही तो है, जिसे छोड़ना भला। मुख्य बात है नित्य सुबह उठ अपनी वॉक पे जाना, खुली हवा में सांसें ले गहरी, आगे कदम बढ़ाना। अभी कुछ ही दिन पहले गीता इन 18 डेज नाम की पुस्तक पढ़ी थी, और लेखिका जी से प्रेरणा लेकर निष्काम कर्म की थोड़ी धुन तो चढ़ी थी। तो ये भी कुछ ही दिनों पहले मैंने किताब पढ़ी थी, गीता इन 18 डेज। जी। तो वो काफी अच्छी किताब है, यदि आपके श्रोताओं को मौका मिले तो उसे पढ़ें। उसमें बहुत कम जी शब्दों जरूर। में गीता का सार और सिनॉप्सिस बता दिया गया है। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि निष्काम कर्म किया जाए। आखिरी स्टैंजा है कविता का। 9.5 जी। किलोमीटर आज की इस वॉक ने सबसे जरूरी लाइफ लेसन पुनः याद दिला दिया, और मेरे अंदर का मैं जो कहीं खो सा गया था, आज मुझसे फिर मिला दिया। अब निगाह घड़ी घड़ी स्मार्ट वॉच पर टाइम, डिस्टेंस, स्पेस देखने ना जाएगी। पत्तों पुष्पों से ढुलकती ओस की बूंदों को नयन घट में ले उगते सूर्य को अग्र चढ़ाएगी। मैं चेन्नई में रहता वाह। हूं, वहां हर सुबह मॉर्निंग सनराइज होता है, बहुत सुंदर वाला। और हम जी। उसको ना जी। देख के घड़ी देख रहे होते हैं, बताइए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पत्तों पुष्पों से ढुलकती ओस की बूंदों को नयन घट में ले उगते सूर्य को अग्र चढ़ाएगी। अब कानों पर हेडफोन लगा, उच्च स्वर में तीव्र गति का संगीत सुन स्वयं को पृथक ना करूंगा। हम लोग पहले सुनते जी। रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता आसपास क्या हो रहा है, अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। अब जी। कानों पर हेडफोन लगा, उच्च स्वर में तीव्र गति का संगीत सुन स्वयं को पृथक ना करूंगा। सिंधु की मचलती लहरों, चिड़ियों के कलरव, और लाफ्टर क्लब के बिंदास ठहाकों को सुनूंगा। जो हमारा बीच है घर के पास, वहां लाफ्टर क्लब है, सुबह लोग खूब हंसते हैं, बच्चे जी। खेलते हैं, हाँ। चिड़ियाएं आती हैं। उनकी आवाजों को सुना जा सकता है, हम नहीं सुनते हैं। बस बहुत हुआ 99 का फेर, अब ना किसी रैट रेस में भागूंगा। कर्म करूंगा पूरे प्रयास से, पर रिजल्ट को प्रभु प्रसाद ही मानूंगा। तो कर्म करने के लिए मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं कि आप सुबह वॉक पर ना जाएं, जी।
ये जो राउंड नंबर की 99 की जो मृत तृष्णा है ना, उससे हमारा ही नुकसान ज्यादा होता है। और ये जीवन में भी बिल्कुल। सत्य है और आपके पेशेवर जिंदगी में भी सत्य है। आप अपना पूरे यत्न से अपनी पूरी एबिलिटी के हिसाब से काम कीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको आप प्रभु प्रसाद मानिए। मैं अपने बेटे को भी बोलता हूँ जो बहुत क्रिकेट खेलता है कि बेटा रन बॉल पे ध्यान देख के बनते हैं, स्कोर बोर्ड पे ध्यान रखोगे तो आउट हो जाओगे। बॉल देखो, जी जी बैट पर अपने आप आएगी। तो यही मैं लोगों को बोलना चाहता हूं कि बस बहुत हुआ 99 का फेर, अब ना किसी रैट रेस में भागूंगा, कर्म करूंगा पूरे प्रयास से, पर रिजल्ट को प्रभु प्रसाद ही मानूंगा। यूं तो कई बार मैंने हाफ मैराथन का डिस्टेंस भी तय किया था, पर आज अधूरी अपूर्ण मॉर्निंग वॉक ने मुझे संपूर्ण कर दिया था। पर आज अधूरी अपूरी मॉर्निंग वॉक ने मुझे संपूर्ण कर दिया था। जो खोज रहा था पूरी दुनिया में, मिल गया अपने ही अंदर। थैंक यू 9.5 किलोमीटर। थैंक यू 9.5 किलोमीटर। बहुत खूबसूरत विवेक जी। मुझे पता है हमारे दर्शक इस जो आपकी कविता है उससे पूरी तरह जुड़ रहे होंगे, क्योंकि सबकी इसी तरह की जो कहानी है, सबकी सुबह की कहानी इसी तरह से होती है। हाँ और जी। आपने अब कविता में जो गीता का उपदेश है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ छोड़ दो, तो उसको बहुत खूबसूरती से वो संदेश दिया है। बहुत सुंदर धन्यवाद। कविता आपने लिखी है विवेक जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने कुछ समय तक जो लिखना है उसको विराम दे दिया था, या आप दूर हो गए थे अपने लेखन से। जब आपने दोबारा लिखना शुरू किया, तब आपको क्या ऐसा अंतर दिखा? क्या कविता के जो विधाएं थी, कविता लेखन था, उसमें किस तरह से आपको लगा कि तब और अब में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है लेखन में, कविताओं में, या सुनने वाले जो लोग हैं उनमें? इस बारे में कुछ बताइए। जी, वैसे मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इस विषय पर लोगों के लिए कमेंट करूं। अपनी जो योग्यता है उसे मैं 4 लाइनों में बताता हूं आपको कि काव्य जी शास्त्र जी के दुरु गणित से मैं बिल्कुल अनजान, कैसी भाषा, जी कैसी शायरी, कैसा हो रस विधान। मेरा तो जी जो जी हृदय से जो भाव प्रस्फुटित होते हैं, बस उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति से सज्जित मेरा काव्य नादान। तो मुझे बहुत जी ज्ञान नहीं है मात्राओं वगैरह का। बचपन में पढ़ा था, स्कूल में सिलेबस में था कि दोहा है तो 13-11 जी मात्राएं होनी चाहिए, चौपाई है 16 मात्राएं होनी चाहिए, जी आल्हा छंद क्या होता है। तो उस टाइम पढ़ा था हमने, क्योंकि एग्जाम्स में सवाल आते थे। पर जो जी दिल से जो महसूस किया, अब देखिए, आप सुनिए, हिमाद्री तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। आज स्वतंत्रता भी पुकार। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज जी भी रोंगटे जी खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। जी कितने साल हो गए इस कविता को, 30-35 साल हो गए मुझे सुने हुए। आज भी बिल्कुल वही जोश का संचार हो जाता है ना। जी तो ये जो जी पुरानी जो कविताएं थी, उनमें जो विधा और अलंकार थे, या बीती विभावरी जारी, अब इस कविता में प्रातः का जिक्र है, नायिका का जिक्र है, और देशवासी जो सो रहे हैं ब्रिटिश राज में उनको जगाने का जिक्र भी है। 3-3 मतलब जी आप निकाल सकते हैं प्रसाद जी की कविताओं में। तो वो जी जी गहराई और वो जो भाव थे, वो आजकल थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। और फिर मैंने बहुत जी ज्यादा पढ़ा भी नहीं, पर अभी जैसे मैं फिर से लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो कुछ नए कवियों को जी भी पढ़ा है। मनोज जी मुंतशिर जी की मैंने कुछ कविताएं अभी रिसेंटली पढ़ी। कुमार विश्वास जी की जी जी कविता बहुत फेमस है, गीत है उनका जो वो हर जगह गाते जी हैं, वो हाँ मैंने जी सुना। और शिशिर सोमवंशी जी है, एक बार उभरते हुए कलाकार हैं, उनकी मैंने कुछ जी कविताएं पढ़ी जो स्वच्छंद शैली में है, तो अच्छी लगी है जी मुझे। जी पर जो जी छायावाद, जो हमारा स्वर्ण काल था, वो तो अभी जी नहीं दिखता। दूसरी चीज जो ऋचा जी मैंने देखी है कि आजकल जो नई पीढ़ी आ रही है, उसमें जी हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थोड़ी कम होती जा रही है। बहुत मैं, कम है, बहुत कम, हाँ, व्याकरण कम है। जी हाँ जी, मैं खुद ऐसे हिंदी माध्यम में पढ़ा हूँ, पर धारा प्रवाह हिंदी बोलने में कभी कभी थोड़ा अभी भी अटक जाता हूँ, बीच में अंग्रेजी भाषा के शब्द आ जाते हैं। पर जो अभी जी आजकल के नए लोग हैं, उनको हिंदी का ज्ञान कम है, पर इनको इंटरेस्ट है, उनको हिंदी कविता अच्छी लगती है, पर थोड़ा सीधे शब्दों में हो, थोड़ी आसान हो। जी फिर देवनागरी पढ़ने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। वैसे कई लोगों को जानता हूँ जो हिंदी कविता लिखते हैं, पर रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो ये सब ओ देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि यदि मुझे अपनी कविताओं को नए लोगों तक भी ले जाना है, तो सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोग देवनागरी पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो फिर मैंने अपनी नहीं कविताओं पढ़ा। को रिकॉर्ड करना भी चालू कर दिया, और एक पॉडकास्ट रिलीज कर दिया है, हिंदी पोएम्स बाय विवेक, जो ज्यादातर म्यूजिकल एप्स पर मिल जाता है, कि एटलीस्ट लोग हाँ सुन जी सकें। हाँ तो जी मेरा लाइफ में एक मिशन है कि जो हिंदी कविता का सौंदर्य है, वो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और उसमें कुछ मैं जी छोटी सी भूमिका निभा सकूं, तो मेरे लिए बहुत हर्ष की जी विषय होगी। और एक्चुअली इसी नहीं वजह से आप जब मैं, हाँ जी बोलिए। जी
नहीं, आपको शब्दों की कमी लगती है रचनाओं में? जैसे कि हमारे यहाँ समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द बहुत खूबसूरत है, तो उनकी आपको आजकल की रचनाओं में कहीं कुछ कमी लगती है? बहुत ज्यादा जी। पर्सनली जब मैं लिखता हूँ तो मैं एक शब्द को रिपीट करने में बहुत ज्यादा यकीन नहीं करता, अनलेस वो लास्ट में आ जी। रहा है। तो जैसे हाँ मैंने एक जी। हिमशिला कविता लिखी थी, तो उसमें दिल में जलती अग्नि के मैंने हर बार अलग शब्द यूज किया है। कभी पावक यूज किया है, या अनल यूज हाँ किया जी। है, या तो अग्नि, जी। आग, पावक, अनल, ज्योति। तो ऐसे अलग अलग यदि हम हाँ जी। शब्दों को इस्तेमाल करें तो उससे कविता में सौंदर्य बढ़ जाता है। अगर आप बार बार सौंदर्य लिखते बढ़ता रहेंगे है, दिल में आग बिल्कुल। जली है, दिल में आग जली है, दिल में आग जली है, तो वो बहुत रिपीटेटिव हो जाता है, तो उस कविता में जी। फिर उतनी सुंदरता नहीं रहती। जी, जी। जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही। हमारी जो नई पीढ़ी है, शायद वो इस बात से समझे कि कविता जब लिखना है तो उसमें सौंदर्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो विवेक जी, मैं अगला प्रश्न आपसे ये है मेरा कि बहुत सारे आजकल मंच हैं जो नए, जो लेखक हैं, नए कलमकार हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनको एक पटल प्रदान कर रहे हैं। आप कलम के जादूगर से जुड़े हैं और काफी समय से जुड़े हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो कलम के जादूगर को और मंचों से अलग बनाता है? बस ऋचा ये जी, हम आपने आपसे जानना बहुत चाहते अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो जब मैंने हैं। जी। दोबारा लिखना चालू किया मंथ मई में, तो मैं भी कुछ जी। देख रहा था कि अपनी कविताओं को कहाँ पे डालूं जिससे लोग उसे पढ़ सकें, लिख सकें। जी। और सडनली सोशल मीडिया पे मुझे कई मंच दिखाई दिए। तो इस सभी मंचों का जो संयुक्त प्रयास है, जिसके द्वारा उभरते हुए रचनाकार सामने आ सकें, ये बहुत ही सराहनीय जी। कार्य है। सारे मंचों की जी, मैं तारीफ बिल्कुल। करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं स्कूल में था ऋचा जी, मैं अपनी नोटबुक में लिखता रहता था, पर मैं उसको हाँ लेकर जी। कहाँ जाऊं। जब रामपुर छूट गया, कवि सम्मेलन छूट गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी को कविता में कोई रुचि नहीं थी। जब एमबीए कोई गया तो वहां नहीं। तो बिल्कुल ही रुचि नहीं थी। बस लोग चाहते थे गाने की पैरोडी लिख दो, या एक छोटी सी नाटिका लिख दो, हास्य नाटिका, तो वो मैं लिखने लगा था। हाँ जी। और जो सीरियस कविताएं थी उनको सुनने वाला कोई नहीं था, किसी प्रकाशक से जान पहचान नहीं थी, तो वो सब मेरे पास ही रह गई। अब ये बात बदल जी। गई है। अब आप सब मंचों के माध्यम से कोई भी लिखता है, यदि वो अच्छा लिखता है तो उसको पाठक और श्रोता अवश्य मिलेंगे। तो आप ये देखिए कि जी। मैं सिर्फ जून मंथ में आया और आपके मंच के साथ जुड़ा, सिर्फ 2 महीनों में आप जी। लोगों ने इतना स्नेह दिया, इतना सम्मान दिया। मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता था, सिर्फ मैंने 5-6 जी। कविताएं डाली। जो संस्थापक श्री जी हैं, उनका मेरे पास मैसेज आया कि आप अच्छा लिखते हैं, आप हमारे फेसबुक पर तो हैं ही, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ रही है, जिससे हम आप पर ज्यादा जी। फोकस कर सकें। मैंने वो ग्रुप ज्वाइन जी। कर जी। लिया, और देखिए अगस्त में उन्होंने जी। मुझे पोएट ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया, जबकि मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता था। तो ये बात एक कलम के जादूगर मंच में बहुत अच्छी बात है कि अच्छी रचनाओं को वो लोग तुरंत पहचान लेते हैं, और ऐसे रचनाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए एक इनर सर्कल में इनवाइट कर लेते हैं, जिसके थ्रू फिर जी। हमें मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, कलम के जादूगर मंच में जो प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, उससे कई बार राइटिंग ब्लॉक यदि आ जाता है तो वो थोड़ा हेल्प हो जाती है। जी। अभी मैंने बीच में 10-15 दिन जी। कुछ नहीं लिखा, सडनली विशाखा जी ने प्रतियोगिता आयोजित करी, उसमें एक पिक्चर थी, एक किताब है, उसके ऊपर 2 लोग छाता लेके खड़े हैं। हाँ अब जी। वो देखते ही एकदम दिमाग की लाइट जल गई। मैंने कहा यार, ये तो बड़ा अच्छा पिक्चर लग रही है, इसमें 2 लोग एक किताब को बचा रहे हैं बारिश से। तो एक 4 लाइनें उस समय जी। कुछ दिमाग में आ गई थी, और वो पहली मेरी उर्दू की नज़म भी बन गई। तो ये एक बहुत अच्छी जी। बात है कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे विषय देते हैं। तो यदि कई बार राइटर का ऐसे राइटर ब्लॉक आ जाए, तो आपकी प्रतियोगिताएं उसको हटाने में बहुत सहायता करती हैं। एक और ऐसी जी। ब्लॉक आया था, तो आपने वीर क्रांतिकारी, आपने एक थीम दी थी, वो जी। 15 अगस्त के आसपास। तो उस पर जो हाँ मैंने जी। कविता लिखी थी वीर क्रांतिकारी पे, वो काफी अच्छी लिख गई, जबकि मैं लिख भी नहीं रहा था। और वो जी। इनफैक्ट अभी स्टोरी मिरर पे ऑल इंडिया नंबर 1 भी बन गई थी। वो कविता लोगों को इतनी पसंद आई, तो उसका आधा श्रेय तो मैं फिर आपके कलम के जादूगर मंच को ही देना चाहूंगा। कई बार जब मैं बिल्कुल जी। शांत होता हूँ, आप लोग कुछ ना कुछ जगा देते हैं। नहीं, वो मंच का काम ही है कि अंदर के पोएट को जगाना, और किसी जो भी कवि है उसकी रचना ही उसकी पहचान होती है। जी तो बिल्कुल। अब हम आपसे एक चलते चलते एक रचना सुनना चाहेंगे विवेक जी। कुछ सुना दीजिए आ, हमारे दर्शकों जी को। देखता हूँ यदि मेरे पास कोई डायरी अभी रेडिली अवेलेबल है इस समय। जी। जी, इस समय मेरे पास पूरी डायरी तो नहीं है, पर मैं आपको एक 4 लाइनें सुनाता हूँ जो मैंने एक बार, बिल्कुल। जब स्कूल में थे, तो हम जी। पोइट्री में, हमारे यहाँ बड़े प्रतियोगिताएं होती थी। एक प्रतियोगिता होती थी अंताक्षरी। ये है क्लास जी। 11 की बात। तो क्लास 11 में हम रफली 14-15 साल के थे, और एक प्रतियोगिता हो रही थी। इसमें हमारा मुकाबला था बरेली वाले स्कूल से, जिसमें फाइनल चल रहा था। तो जी। वो लोग पूरी मधुशाला याद करके आए थे, जैसे हम पे खूब सारे लापे डाल सकें। मैंने हाँ पूरी जी। कलम, एक किताब होती थी कलम शतक, वो पूरी याद करी थी कि हम उन पे खूब सारे जी। काके फंसाएंगे। तो बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा था।
और सडनली हमारे पास भा अक्षर से कविता करने का मौका आ गया। अब एकदम से कोई याद नहीं आ रही थी, समय निकला जा रहा था, तो उस समय एकदम 4 लाइनें दिमाग में आ गई। बहुत उत्कृष्ट रचना तो नहीं है, पर चल गई। तो वो 4 लाइनें आपको जी सुनाता हूँ, और फिर उसके साथ एक जी किस्सा जोड़ा बिल्कुल। है। तो 4 जी लाइनें हैं। भोग स्वर्ग फिर मृत्यु लोक की क्रीड़ा मुझसे पूछो, पाकर सब कुछ खो देने की पीड़ा मुझसे पूछो, कहाँ छिपी वाह, है विकल रागिनी गाने वाली सरगम, टूटे तारों से ही झंकृत वीणा मुझसे पूछो। तो ये बहुत उसमें प्रतियोगिता में तो हमने सुना दी है। प्रतियोगिता खत्म हो गई, हमारा स्कूल जीत भी गया। हमारे जो हिंदी के अध्यापक थे शास्त्री जी, वो बहुत विद्वज्ञ आदमी थे। वो आकर जी। बोलते हैं, विवेक मुझे सारी किताबें पता है जो तुमने पढ़ी हैं, ये कविता कहीं नहीं है। नहीं, वहीं से आपकी शुरुआत हो गई थी। मतलब लेखन का आपका जो एक चरम तक पहुंचने की शुरुआत ही वहीं से थी। बहुत सुंदर लाइन है और लग ही नहीं रहा है कि वो उसी समय बनाई गई थी। बहुत अच्छा लिखा है विवेक जी। जी धन्यवाद। जी अच्छा जी। जी। तो विवेक जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में आए। आपने शिरकत की इस कार्यक्रम में, और आपसे प्रेरणा लेके हम आशा करते हैं जो नए रचनाकार हैं और लिखना चाहते हैं, अपनी रचनाओं को परिष्कृत रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तथा शुभकामनाएं देती हूँ आपकी भविष्य की रचनाओं के लिए, और आपकी जो भी रचनात्मक यात्रा है, साहित्यिक यात्रा है, उसके लिए बहुत बहुत जी आपका धन्यवाद विवेक बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बस जाने से पहले मैं 1 मिनट का संदेश और श्रोताओं को देना चाहूंगा बिल्कुल कि देखिए, बिल्कुल। आयु के साथ जो मैंने अनुभव किया है कि आपकी जो भी जी इच्छा रही हो, उसको आज से जी आप आरंभ कर दीजिए। ये मत सोचिए कि ये मैं कल करूंगा, क्योंकि कल का किसी को नहीं पता। एक तो ये मैं संदेश लोगों को देना चाहूंगा। जी मुझे इस बात का बहुत हर्ष जी है कि जो चीजों को मैं दसियों सालों से टालता आ रहा था, वो मैंने फाइनली करना शुरू कर जी दिया। दूसरा संदेश जो जी है वो श्रोताओं को यह है कि कलम के जादूगर मंच ने जिसने मुझे इतना स्नेह और सम्मान दिया है, यदि आपको कविताओं को लिखने में, पढ़ने में, सुनने में रुचि हो, तो कृपया इस मंच के साथ जुड़ें। मैं चाहूंगा कि जी स्पेशली जो छात्र हैं आज के, वो इस मंच के साथ जी जुड़ें, और ना सिर्फ श्रोता पाठक की तरह। कल यहाँ के कवि सम्मेलन में मैं कुछ स्टूडेंट्स को देखना चाहूंगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जी से या चेन्नई या बॉम्बे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यदि वो आए और अपनी कविताएं प्रस्तुत करें, तो हमें पता चलेगा कि आज का भारत क्या सोच रहा है। यदि 87 का जी विवेक आह्वान लिख रहा था, तो मैं बहुत जानना चाहूंगा कि आज का युवा क्या लिख रहा है, क्योंकि जो आज का क्या युवा लिख लिख रहा है, वो आज से 20 साल का बाद भारत कर रहा होगा। तो ये मेरी अपील जी है जी सारे विद्यार्थियों से और माता पिताओं से जिनके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में हैं, कि उनको हिंदी कविता से जोड़ें। और यदि हमारा मंच इसमें एक भूमिका निभा सके, आप हमारे यूट्यूब फेसबुक जी से जुड़ सकें, तो मेरे लिए बहुत हर्ष जी की विषय होगी, यदि अगले कुछ कवि सम्मेलनों में कुछ छात्रों को मैं दिख सकूं। इस संदेश के साथ नहीं मैं नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी बात कही विवेक जी आपने। इसके बारे में कलम के जादूगर, ये जो भी समूह के अपने श्रेय जी हैं, वो विचार करेंगे। ये संदेश पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद विवेक जी। धन्यवाद जी। हैव अ गुड डे। थैंक यू नहीं, वेरी मच। इसी के साथ हमारा आज का ये साप्ताहिक कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए कलमकार को लेकर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।